So guys, this particular video is on PT 365 पॉलिटी सेक्शन। और इससे पहले मैंने PT 365 का केवल इन्वायरमेंट डाला था। बाद बाकी जितने भी सेक्शंस है, बीट पॉलिटी, कल्चर, IR, साइटेक, इकोनॉमी, वो सारे से रिलेटेड मैं वीडियो डालूंगा। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये पॉलिटी से रिलेटेड है। और अगर मैं PT 365 फॉर पॉलिटी बोलूँ तो वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटी के लिए मेनली लक्ष्मीकांत ही इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत में भी स्पेशली वो सेक्शन जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है या फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उससे रिलेटेड यूपीएससी को उतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो लक्ष्मीकांत का में जो जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितना भी पार्ट है, स्पेशली इनिशियल का जो पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स या पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब काफ़ी अच्छे से कर लेना। लक्ष्मीकांत अच्छे से कर लिया तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो जो लक्ष्मीकांत के अलावा जो फैक्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा मैं उसको इस पर्टिकुलर वीडियो में डाल दूंगा। और जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो करंट अफेयर्स में है, तो लक्ष्मीकांत का भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इस PT 365 के थ्रू रिवाइज हो जाएगा। और रिवीजन का, लक्ष्मीकांत का अगर रिवीजन करना है तो बेस्ट तरीका ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स है, फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 370, उसको लाइन बाय लाइन आप एक एक आर्टिकल को गूगल पे खोलें, उसके लैंग्वेज पढ़ें, फिर अगले आर्टिकल को खोलें, फिर उसके लैंग्वेज पढ़ें, फिर अगले आर्टिकल को खोलें। इसी तरह आर्टिकल 1 2 3 4 करते करते आर्टिकल 370 तक के लैंग्वेज को एक बार देख लें। दैट इज़ मोर देन इनफ। एक आर्टिकल को पढ़ने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा, तो 370 आर्टिकल लगभग 600 मिनट में, मतलब 10 घंटे में पूरा हो जाएगा। 10 घंटे में आपका पूरा लक्ष्मीकांत रिवाइज हो सकता है, बशर्ते आप सही तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। और इससे ये होगा कि आप सब आर्टिकल को एक एक बार खोल के देखेंगे तो वो आर्टिकल का नंबर भी याद हो जाएगा, जो आपको मेंस में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि मेंस में आपको आर्टिकल नंबर कोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी लूजिंग द मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। तो फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज। अब इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लेते हैं। तो ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो पास हो गया। इससे पहले 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था विथ रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट GST से रिलेटेड था। 102nd जो था वो डेट वाज रिगार्डिंग गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 103rd वाज रिगार्डिंग रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ये 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। जब बिल का जो नंबर होता है, जब एक्ट बन जाता है तो डिफरेंट नंबर हो जाता है डेफिनेटली। अब इसमें किया क्या गया है कि 2020 तक ही जो पार्लियामेंट होता है और लेजिस्लेटिव असेंबलीज होता है, वहाँ पे SCs और STs का रिजर्वेशन होता है, तो वो 2020 तक ही लागू होता अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 334। तो उसको 10 साल और एक्सटेंड कर दिया गया फॉर SCs एंड STs इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और जो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन होता था इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो अब आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 330 इज विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन ऑफ SCs एंड STs इन पार्लियामेंट। आर्टिकल 332 इज विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन ऑफ SCs एंड STs इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। आर्टिकल 334 ये बोलता है कि ये जो रिजर्वेशन है ये 2020 तक लागू रहेगा। आफ्टर अमेंडमेंट अब ये 2030 तक लागू होगा। ईयर यूज़ नहीं किया गया है, यूज़ किया गया है पहले जो टर्म था वो था 70 ईयर्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो अमेंड करने के बाद हो गया नाउ फ्रॉम 80 ईयर्स from the commencement of the constitution. Article 331 है, that is with respect to reservation of Anglo-Indian in parliament, and Article 333 is with respect to reservation of Anglo-Indian in state legislative assemblies. पार्लियामेंट में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं और स्टेट असेंबलीज में गवर्नर एक को नॉमिनेट कर सकता है। अब ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये आर्टिकल 368 के थ्रू हुआ है, और यहाँ पे रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जो है इट विल अफेक्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। तो यहाँ पे एक स्पेशल तरह की मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। जब रेटिफिकेशन होता है स्टेट्स का तो केवल असेंबली रेटिफाई करती है, काउंसिल रेटिफाई नहीं करता है। नाउ एंग्लो इंडियन हैज बीन डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 366 में वेरियस डेफिनेशंस है जिसमें एंग्लो इंडियन को भी डिफाइन किया गया है। यहाँ पे जो डेफिनेशन है, एन एंग्लो इंडियन मीन्स अ पर्सन हुज फादर और एनी ऑफ द अदर मेल प्रोजेनाइटर इन द मेल लाइन इज और वाज ऑफ यूरोपियन डिसेंट। यहाँ पे यूरोपियन डिसेंट यूज किया गया, वर्ड ब्रिटिश डिसेंट नहीं यूज किया गया है। तो मे बी यूपीएससी इसको पलट दे, यूरोपियन की जगह ब्रिटिश डिसेंट कर दे, तो आपको लगेगा सही है, लेकिन वो एक्चुअली गलत स्टेटमेंट होगा। उसके अलावा एक आर्टिकल 335 है, डेट इज विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन ऑफ SCs एंड STs इन पब्लिक पोस्ट, जैसे IAS या IPS वगैरह के लिए। उसके अलावा और एक ये नोट करने वाली बात है कि
लोकसभा में प्रेसिडेंट दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता था, अब था होगा क्योंकि अब वो प्रक्रिया अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। और राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करता है फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। राज्यसभा में नॉमिनेट करना मैंडेटरी है, लोकसभा में नॉमिनेट करना ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेसिडेंट अपने ही कर लेगा, वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के बोलने पे करेगा, लेकिन हाँ एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करे कोई जरूरी नहीं है, मे बी कैन बी, मतलब कर सकता है नहीं भी कर सकता है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा वो मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रेसिडेंट की मर्जी है, कभी किया कभी नहीं किया, वो करना ही पड़ेगा। अब दो टाइम लिमिट नहीं मेंशन्ड है तो डेफिनेटली इस चीज़ का पे डिबेट हो सकती है। तो अब डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर एससी एंड एसटी। अब क्या है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट जर्नैल सिंह केस में क्या वर्डिक्ट दिया था कि देयर विल बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर एससीज एंड एसटीज। ऐसा नहीं है कि इसी जजमेंट के से ये स्टार्ट हुई प्रक्रिया, पहले से भी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में अपील्ड किया था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला है कि आपने जो जजमेंट दिया तो उसको एक बार रिव्यू कीजिए, बस यही न्यूज़ में है, बस इससे ज़्यादा और कुछ जानने वाली बात नहीं है। आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) भी ये सब रिजर्वेशन से रिलेटेड है। अब लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट पहली बार इंदिरा सोने जजमेंट में आया था। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन, एक तो इंदिरा सोने जजमेंट है जिसमें क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया था, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। और एक जजमेंट है एम नागराज केस। अब क्या है कि एससीज और एसटीज का प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होता है, तो जब प्रमोशन में रिजर्वेशन हो रहा है तो 3 चीज़ प्रूव करनी होती है कि वो शेड्यूल ट्राइब सही में बैकवर्ड है और उनका रिप्रेजेंटेशन सर्विस में सही से नहीं हो रहा है, और साथ में उनका रिजर्वेशन करने से, प्रमोशन में रिजर्वेशन करने से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हैम्पर नहीं होगी। ये 3 कंडीशन मीट होता है तभी एससीज और एसटीज को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल सकता है। ये एम नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब एक अगला न्यूज पीस है, डेट इज रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 3% रिजर्वेशन जो डिसेबल्ड लोगों को मिलती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी होगी और प्रमोशन में भी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी और एसटीज को मिलते ही हैं, ओबीसी को नहीं मिलते हैं, लेकिन डिसेबल्ड को मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, दैट इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये मैं जो टॉपिक है काफ़ी फास्ट डिस्कस कर रहा हूँ, रीज़न भी कि आप लक्ष्मीकांत में कवर कर चुके होंगे, और बस आपको केवल जो न्यूज़ में क्या आया है और कौन सा आर्टिकल काफ़ी न्यूज़ में है तो उसको अच्छे से रिवीजन करना, साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो देख लेना। तो यही इस पर्टिकुलर वीडियो का मेन मकसद है। 1 घंटे के आसपास की ये वीडियो होगी। रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, दैट इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) को यहाँ पे इंसर्ट किया गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अब रिजर्वेशन मिलेगा, 10% रिजर्वेशन है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। तो अब इसको डिटेल में डिस्कस करने का यहाँ पे मतलब नहीं है। जॉब रिजर्वेशन, प्रमोशन कोटाज नॉट ए फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जॉब रिजर्वेशन और प्रमोशन में रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अब केस ये हुआ था कि आर्टिकल 16(4) में ये मेंशन है कि स्टेट्स अगर ये देखता है कि कोई भी पर्टिकुलर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास अच्छे से अगर रिप्रेजेंटेड नहीं है तो उनके लिए भी रिजर्वेशन ला सकता है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट अभी हाल में क्या की थी कि एससी और एसटी से रिलेटेड प्रमोशंस में रिजर्वेशन नहीं रखी थी। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की ये मर्जी है, वो प्रमोशन में रिजर्वेशन रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। आप ये नहीं क्लेम कर सकते हैं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी और एसटीज के लिए एक फंडामेंटल राइट है। स्टेट्स अगर देते हैं वेल एंड गुड, नहीं देते हैं तो डेफिनेटली दैट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। अ बिल टू इंक्लूड मोर ट्राइब्स इन द एसटी कैटेगरी। अब सबसे पहले शेड्यूल्ड ट्राइब को शेड्यूल्ड क्यों कहते हैं? अब ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 12 शेड्यूल्स हैं, तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें भी वेरियस शेड्यूल्स थे। तो एक शेड्यूल में शेड्यूल कास्ट के नाम थे, एक शेड्यूल में शेड्यूल ट्राइब के नाम थे। तो वो ट्राइब जिनका नाम उस शेड्यूल में था उन ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब्स करने लगे, और धीरे धीरे ये टर्म काफ़ी प्रचलित हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा लिखा गया तो भी ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब्स ही कहा गया। अब क्या है कि शेड्यूल ट्राइब्स का डेफिनेशन क्या है, वो डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 366 बोलता है कि शेड्यूल ट्राइब्स वो ट्राइब्स होंगे जो आर्टिकल 342 के अंडर कवर हो रहे होंगे। और आर्टिकल 342 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के लिए शेड्यूल ट्राइब्स का लिस्ट
जारी करेगा और पार्लियामेंट वो लिस्ट को अपडेट कर सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और प्रेसिडेंट ने ये काम किया है, पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम उस लिस्ट को अपडेट करता है। हाल में ही पार्लियामेंट ने उस लिस्ट को अपडेट किया और कर्नाटक में कुछ ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस दिया गया। तो वो ट्राइब्स है परिवार ट्राइब्स, तलवार ट्राइब्स और सिद्धि ट्राइब्स, जो बेलगावी धारवाड़ रीजन ऑफ कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो ये ट्राइब्स आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक में पाए जाते हैं। और साथ में शेड्यूल ट्राइब्स को शेड्यूल्ड क्यों बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन कैसे करता है, आर्टिकल 342 क्या कहता है, ये फाइनली ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने बता दिया। नाउ द नेक्स्ट जजमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट एज अ बेसिक राइट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक जजमेंट दिया है दैट इंटरनेट विल बी अ फंडामेंटल राइट, अ बेसिक राइट। अब इन तीन पर्टिकुलर एक्ट्स है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 और टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। अब इस एक्ट के तहत इंटरनेट का शटडाउन हो सकता है। अब अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया था। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आर्टिकल 19(1) जो इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज G जो इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनेट के बिना ये दोनों राइट को सही से एक्सरसाइज करना इम्पॉसिबल है। तो अगर इंटरनेट शटडाउन एक लॉन्ग टर्म पे होता है तो दैट विल लीड टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A एंड आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज G। लेकिन फिर भी इंटरनेट शटडाउन को कंप्लीट बैन नहीं किया जा सकता। इंटरनेट शटडाउन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है कि इंटरनेट शटडाउन किया ही नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 19(1) को इंश्योर करने के लिए इंटरनेट एक बेसिक राइट है। इंटरनेट शटडाउन तभी किया जा सकता है जब इंटरनेट शटडाउन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के दायरे में आता हो। अब क्या है कि आर्टिकल 19(1) से लेकर आर्टिकल 19(1) तक टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो आती हैं फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम में, और उन राइट्स के रिस्पेक्टिव रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के विद इन इंटरनेट शटडाउन कवर होता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज इंटरनेट शटडाउन नहीं हो सकता है बिकॉज दैट विल लीड टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1) एंड आर्टिकल 19(1) अब आर्टिकल 19(1) आर्टिकल 19(1) क्या है और सारे 6 जो फ्रीडम्स है आर्टिकल 19 के तहत, उसको डिस्कस करने का सेंस नहीं है। जितने भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 19 के तहत वो आपको पता होने चाहिए। वो सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में कवर हुए हैं। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में टोटल 8 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मॉरालिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट टू वायलेंस एंड डिफेमेशन। तो ये 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसी तरह और जो 5 फ्रीडम उनके भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप वो डेफिनेटली अब लक्ष्मीकांत में देख लीजिएगा। उसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी बस इतना डिस्कस करना है। आर्टिकल 31 पहले था जो इंश्योर करता था राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको हटा दिया। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज ओनली अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेडिशन। तो बेसिक जो एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड इज अबाउट सेडिशन। सेक्शन 124A क्या बोलता है कि अगर इफ़ यू आर लीडिंग टू डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कुछ ऐसे डिफेमेटरी स्पीच आप देते हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो दैट विल बी सेडिशन। तो अब क्या है कि इसका काफ़ी मिसयूज होता था। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में केदारनाथ जजमेंट में ये बोला कि अगर आप कोई हेट स्पीच देते हो, अगर वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस करा सकता है, मतलब वायलेंस वो करा सकता है, वायलेंस करा चुका है, देन ओनली दैट विल बी सेडिशन। केवल हेट स्पीच जो वायलेंस नहीं करा सकता है दैट विल नॉट बी सेडिशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेरिंगली यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा मिसयूज भी होता है। तो बहुत एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उसको बेलेबल बना देना चाहिए, इसका पनिशमेंट कम कर देना चाहिए। तो डेफिनेटली ये न्यूज़ में इसलिए था बेसिकली क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत बीदर में एक स्कूल के चिल्ड्रन के अगेंस्ट ही बेसिकली सिटीजन का केस लगा दिया गया था क्योंकि उन्होंने कुछ नाटक किया था अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा है कि स्टेट कैन रेगुलेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इन नेशनल इंटरेस्ट। तो ये जजमेंट आपको पता होना चाहिए। और माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल 30 है, तो वो तो डेफिनेटली आप लक्ष्मीकांत में कवर कर ही लेंगे।
अब सबरीमला टेम्पल इशू, तो सबरीमला टेम्पल इशू में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था दैट अलाउड वुमेन एंट्री इन द सबरीमला टेम्पल। अब सबरीमला में जो इशू था कि एज 10 से लेके एज 50 तक जो मेंस्ट्रुएटिंग एज की जो वुमेन है वो इंटर नहीं कर सकते थे, बट सुप्रीम कोर्ट अलाउड द एंट्री ऑफ वुमेन, साइटिंग दैट not allowing women is leading to violation of Article 14, that is right to equality for both men and women। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 जज बेंच गठित किया और उसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट एक वाइडर फ्रेमवर्क को देखेगा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन भी इंश्योर करता है पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, तो उन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। और कुछ सेक्शन ऑफ हिंदूज जो टर्म्स है जो काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड नहीं है तो उसको डिफाइन करने की कोशिश करेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इसको डिफाइन करने की कोशिश करेगा। किस कंडीशन में कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए रिलीजियस मैटर्स में, ये सब जो बड़े बड़े टॉपिक है उस पर ये जजमेंट देगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये जजमेंट अभी आना बाकी है, अगर आएगा तो डेफिनेटली वो मेंस के एंगल से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रिपल तलाक के केस से समझाता हूँ कि ट्रिपल तलाक एक मुस्लिम प्रैक्टिस है। अब ट्रिपल तलाक के चलते आर्टिकल 14 वायलेट होता था बिकॉज आर्टिकल 14 इंश्योर्स राइट टू इक्वालिटी, और ट्रिपल तलाक के चलते राइट टू इक्वालिटी वुमेन्स के लिए वायलेट होता है। पर ट्रिपल तलाक एक रिलीजियस प्रैक्टिस है मुस्लिम्स के लिए जो गारंटेड होना चाहिए आर्टिकल 25 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वो रिलीजियस प्रैक्टिस जो उस पर्टिकुलर रिलीजन का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है दैट विल ओनली बी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25। तो अब कौन सा रिलीजियस प्रैक्टिस उस रिलीजन के लिए एसेंशियल है कि नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट केस टू केस देखता है। अब जैसे संथारा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संथारा जैन का एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। इस पर्टिकुलर ट्रिपल तलाक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम्स का एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। अब उसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिगार्डिंग इम्पीचमेंट। अब आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, इंडिया में जो इम्पीचमेंट का जो रेस्पेक्टिव जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 61। अब एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इंडिया में जब प्रेसिडेंट हट जाता है उसको कहते हैं इम्पीचमेंट। यूएस में क्या होता है कि पहले रिजोल्यूशन जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, उसके बाद जाता है सीनेट में, उसके बाद प्रेसिडेंट हटता है। तो जैसे ही रिजोल्यूशन पहले इनिशिएट हुआ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उसी समय कह देते हैं प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। उसके बाद अगर सेनेट में भी पास हो जाता है, फाइनली प्रेसिडेंट हट जाता है, तो तब जो टर्म होता है वो कहते हैं प्रेसिडेंट इज कॉन्वेक्टेड। तो इम्पीचमेंट का वर्ड इंडिया में यूएस में अलग अलग तरीके से यूज होता है। इंडिया में हटने को बोलते हैं इम्पीचमेंट, यूएस में जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो रिजोल्यूशन ही इनिशिएट होता है तो उसी प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। डोनाल्ड ट्रंप वाज द थर्ड यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड। अब इंडिया में और यूएस में इम्पीचमेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। इंडिया में प्रेसिडेंट केवल इम्पीच किया जा सकता है फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस में बहुत टर्म्स हैं जैसे ट्रीजन, ब्राइबरी और हाई क्राइम्स और मिसडिमिनर्स के लिए भी इम्पीच किया जा सकता है। इंडिया में इम्पीचमेंट की जो प्रोसीडिंग है वो किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकती है। यूएस में पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाती है, फिर सीनेट में जाती है। इंडिया में वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए 1/4 ऑफ द मेंबर्स की हामी भरना जरूरी है। यूएस में ऐसा प्रोसीजर नहीं, यूएस में पहले स्टार्ट होता है सिंपल मेजोरिटी से, उसके बाद वो सीनेट में जाता है, वहाँ ट्रायल होता है, फिर सीनेट में 2/3 ऑफ द मेंबर्स पास करने चाहिए। जो पास करने का जो हिसाब है वो है कि यूएस में क्या है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पहले सिंपल मेजोरिटी से पास करें, डेट इज बाय हाफ, उसके बाद सीनेट को 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। इंडिया में क्या है कि दोनों हाउसेस को, किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है लेकिन दोनों हाउसेस को 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से पास करना पड़ता है। अब जो स्पेशल मेजोरिटी होती है जनरली वो होती है कि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। लेकिन दो ही स्पेशल केस है जिसमें ये स्पेशल मेजोरिटी थोड़ी अलग से स्पेशल हो जाती है। एक है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में जहां पे 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये अकेला ऐसा प्रोविजन है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस रिक्वायर्ड होता है, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा नहीं है। और साथ में जब राज्यसभा की जो स्पेशल पावर्स होती है अंडर आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312 उसमें 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग है। आर्टिकल 249 इज रिलेटेड टू अलाउिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट, वो राज्यसभा की एक स्पेशल पावर है। और साथ में आर्टिकल 312 इज रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। अब नाउ 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी लॉ 9th शेड्यूल में होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता है। लेकिन फाइनली IR कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो लॉज केशवानंद जजमेंट से पहले 9th शेड्यूल में रख दिए हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर पाएगा, लेकिन जो लॉज केशवानंद भारती केस के बाद 9th शेड्यूल में रखे गए हैं
उनको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। तो डेफिनेटली अगर ये कहा गया कि होलसम वे में 9th शेड्यूल को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता है, वो गलत होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। ये आईआर कोयलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद जजमेंट दिया है। अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया सिटीजन नहीं होते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। और 2005 में ये स्कीम को स्टार्ट किया गया था। और पीआईओ और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की भी एक स्कीम थी और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की भी स्कीम थी, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। और टोटल 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, डेट इज अंडर आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, जो केवल सिटीजन्स को ही मिलते हैं। बाकी फंडामेंटल राइट्स आर फॉर बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। यूएन यूनाइटेड नेशंस एक स्टेट नहीं है। आर्टिकल 12 के तहत स्टेट की डेफिनेशन है कि स्टेट क्या है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जजमेंट आया था कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है उसमें यूनाइटेड नेशंस एज अ स्टेट कंसिडर नहीं किया जा सकता है। तो बस ये जजमेंट थी, आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आप लक्ष्मीकांत में देख लीजिएगा। उसके अलावा कुछ ऐसा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 105 है और आर्टिकल 194 है। 105 पार्लियामेंट से रिलेटेड, 194 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड। दो तरह के प्रिविलेज होते हैं, कलेक्टिव प्रिविलेज और इंडिविजुअल प्रिविलेज। इस चीज़ को आप लक्ष्मीकांत में देख लीजिएगा। और जो प्रिविलेजेज हैं वो अच्छे से अभी कोडिफाई नहीं है। तो अभी जितने भी प्रिविलेजेज हैं एमपीज़ और एमएलएज के पास, वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट से आते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले मेंशन था कि जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो प्रिविलेजेज हैं वो इंडियन पार्लियामेंटेरियंस के पास भी होंगे, तो वहाँ से भी आते हैं। कुछ लोकसभा के रूल से आते हैं, कुछ फिक्स्ड नॉर्म्स जो चले आ रहे हैं कन्वेंशन, वहाँ से भी कुछ प्रिविलेजेज पार्लियामेंटेरियंस इंजॉय करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ को डिटेल में देख लेते हैं। अब एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए, 10th शेड्यूल इससे रिलेटेड है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे रिलेटेड है। और यहाँ पे जो हाईएस्ट डिसाइडिंग अथॉरिटी होता है वो स्पीकर होता है और स्पीकर के जजमेंट को रिव्यू किया जा सकता है, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने क्योटो होलोहन केस में। अब क्या है कि अगर कोई बंदा, कोई भी एमपी या एमएलए पार्टी के अगेंस्ट जाता है तो डेफिनेटली उसको पार्टी से निकाला जा सकता है, या फिर वो पार्टी से निकाला तो जा ही सकता है, वो अपनी मेंबरशिप भी लूज कर सकता है। और ये केस जाता है स्पीकर के पास और स्पीकर फाइनली डिसाइड करता है। तो लेट से अगर कोई बंदा है जो पॉलिटिकल पार्टी के लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, विप को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को स्पीकर को कंप्लेन करना पड़ता है विद इन 15 डेज। अब लेकिन एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत कुछ एग्जेम्पशन है, जैसे स्पीकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ सकता है। जो नॉमिनेटेड बंदा है बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है विद इन 6 मंथ्स, तो अपनी मेंबरशिप वो लूज नहीं करेगा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट बंदा है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं एसोसिएटेड है लेकिन वो इलेक्शन जीत के आया, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगर ज्वाइन करता है देन ही विल लूज द मेंबरशिप। स्प्लिट्स अलाउड नहीं है, लेकिन अगर दो पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर होता है और दोनों मर्जर सपोर्ट किया जाता है बाय मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टीज, तो उस केस में अगर कोई बंदा उस पार्टी को छोड़ता है तो देन एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अब मेंस के एंगल से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब स्पीकर काफ़ी पार्टीसन वे में एक्ट करता है तो क्या करना चाहिए, या फिर एमपी सब खुल के अपने व्यूज़ को नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनको पार्टी लाइन को फॉलो करना पड़ता है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इंश्योर नहीं होता और एमपीज़ भी अपने ड्यूटी को सही से पालन नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड सवाल भी डेफिनेटली लास्ट ईयर मेंस में आया था, तो मेंस के एंगल से इंपॉर्टेंट है। प्री के एंगल से मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। आर्टिकल 169 इससे एसोसिएटेड है। और अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है या फिर हटाना है तो वो रिजोल्यूशन पास होना चाहिए बाय स्पेशल मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दैट शुड बी रैटिफाइड बाय सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। और अभी टोटल 6 स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, दैट इज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और उसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी बिल को मैक्सिमम 4 महीने तक ही रोक के रख सकता है। फर्स्ट के इंस्टेंस में 3 महीने तक और सेकेंड इंस्टेंस में 1 महीने तक। लीडर ऑफ अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन लोकसभा के रूल के मुताबिक लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए उस पॉलिटिकल पार्टी के पास कम से कम 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स होने चाहिए। प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में बात करें तो प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल है जो प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करता है। प्राइवेट मेंबर वो बंदा है
जो मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर के अलावा हर एमपी एक प्राइवेट मेंबर है, और प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 मंथ का नोटिस चाहिए होता है, और ये केवल फ्राइडे को ही इन पे इंट्रोडक्शन और डिस्कशन हो सकता है। अब लैप्सिंग ऑफ द बिल से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 107 है। तो किस केस में बिल लैप्स नहीं करता है वो 4 केस केवल देख लेते हैं। ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स। यहाँ पे लोकसभा का जो इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि राज्यसभा ने पास किया है लेकिन हाँ लोकसभा पे पेंडिंग नहीं है, लोकसभा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो लैप्स नहीं करेगा। जॉइंट सिटिंग बुला दी गई है तो लैप्स नहीं करेगा। प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जा चुका है तो लैप्स नहीं करेगा, और प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया है किसी भी हाउस को तो भी वो लैप्स नहीं करेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 में मेंशन्ड है। ये दो आर्टिकल 102 पार्लियामेंट से रिलेटेड है, आर्टिकल 191 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड। आर्टिकल 102 में है क्या कि कुछ कंडीशंस दिए गए हैं कि अगर वो कंडीशन में क्या होगा कि एक एमपी अपनी मेंबरशिप लूज कर देगा। तो अगर कोई भी एमपी अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंजॉय करता है तो अपनी मेंबरशिप लूज कर देगा, पर कुछ पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर रखी गई है, जैसे मिनिस्टर की पोस्ट। पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, मेंशन्ड है लेकिन डिफाइंड नहीं है। अब डिफाइन करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है प्रद्युत बोरदोलॉय वर्सेस स्वपन रॉय केस में और फिर जया बच्चन केस में। अब कैसे डिफाइन की गई है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 कंडीशन अगर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उस अथॉरिटी को, डिसमिस कर सकती है, कुछ सैलरी देती है या फिर कंट्रोल करती है, तो डेफिनेटली वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन ही नहीं किया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को। कैबिनेट कमिटीज लक्ष्मीकांत में जो देख लीजिएगा वही काफ़ी है, कुछ ऐसा नहीं है। नीति आयोग लक्ष्मीकांत में देख लीजिएगा, कुछ ऐसा नहीं। नीति आयोग क्या क्या करता है, कुछ कुछ जो इनिशिएटिव है कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग में बिलीव करता है। एक 15 ईयर का प्लान है, फिर 7 ईयर का प्लान है, फिर 3 साल का प्लान है। उसके अलावा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जो 115 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, जो 115 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कुछ एडिशनल फंड्स नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत। उसके अलावा काफ़ी इंडिसेस प्रोड्यूस करता है जिसमें स्टेट्स को रैंक किया जाता है, जैसे सेक्वाई इंडेक्स है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड है हेल्दी इंडिया, प्रोग्रेसिव इंडिया इंडेक्स। उसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 3 तरह की होती है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल को आप अच्छे से देख लीजिएगा। 3 तरह की स्कीम है, कोर ऑफ द कोर, कोर और ऑप्शनल स्कीम। कोर ऑफ द कोर स्कीम और कोर स्कीम स्टेट्स को फॉलो ही करने होते हैं, ऑप्शनल स्कीम स्टेट नहीं भी फॉलो कर सकता है। और कोर ऑफ द कोर स्कीम टोटल 6 है, कोर टोटल 20 है, ऑप्शनल स्कीम्स टोटल 2 हैं। और फंडिंग पैटर्न आप यहाँ पे देख लीजिएगा, काफ़ी फैक्चुअल, इसको मैं बता नहीं रहा। ऑप्शनल स्कीम का एक एग्जांपल हो गया जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैक्सिमम स्कीम कोर स्कीम है। कोर ऑफ द कोर टोटल 6 स्कीम है, बस आप ये याद रख लीजिएगा तो आपका काम हो गया कि अगर वो कोर ऑफ द कोर नहीं है तो जनरली वो कोर ही होगी। कोर ऑफ द कोर में 6 स्कीम आती है। मनरेगा, नसैप दैट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसके तहत भी बेसिकली टोटल 6 स्कीम है। फिर अम्ब्रेला स्कीम फॉर एससीज, अम्ब्रेला स्कीम फॉर एसटीज, अम्ब्रेला स्कीम फॉर ओबीसीज एंड अम्ब्रेला स्कीम फॉर माइनॉरिटीज। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि सेंटर प्रमोट कर सकता है हिंदी लैंग्वेज का यूज, आर्टिकल 351 में ये मेंशन्ड है। उसके अलावा आर्टिकल 131 न्यूज़ में आया था। ये न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था और कुछ स्टेट्स जैसे केरला, छत्तीसगढ़ सुप्रीम कोर्ट में केस डाले थे अगेंस्ट द सेंटर ऑन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की ये वायलेट करता है सेकुलरिज्म को, आर्टिकल 14 को। तो यहाँ पे फाइनली केस हुआ बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जब भी केस होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट तो वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है जो कवर्ड होता है अंडर आर्टिकल 131। नेक्स्ट आर्टिकल इज विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A। सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 35A। काफ़ी मैं स्पीड में ये डिस्कस कर रहा हूँ। आर्टिकल 35A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नहीं आया था, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के थ्रू आया था। और आर्टिकल 35A के तहत क्या होता है कि जो परमानेंट रेसिडेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, लाइक इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और इन बाइंग प्रॉपर्टी, जो नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री को नहीं मिलते हैं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को भी एब्रोगेट किया गया है। और आर्टिकल 370 को डिलीट नहीं किया गया है, उसको इनइफेक्टिव बनाया गया है, इनऑपरेटिव बनाया गया है। वो लैंग्वेज में अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हाँ वो इफेक्टिव नहीं है, वो अब ऑपरेशनलाइज नहीं होगा। तो किया क्या गया था अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे 3 पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक है आर्टिकल 370 सब क्लॉज 1, एक है आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3,
एक है आर्टिकल 367। अब ये तीनों आर्टिकल के लैंग्वेज आपको पढ़ना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखा गया है। आर्टिकल 370 सब क्लॉज 1 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, और जारी करने के बाद क्या होगा कि अगर जम्मू कश्मीर में केवल आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 लगता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अलावा और भी आर्टिकल्स लगाए जा सकते हैं ऑन जम्मू एंड कश्मीर। ये आर्टिकल 370 सब क्लॉज 1 बोलता है। आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 क्या बोलता है कि जो आर्टिकल 370 है वो टेम्पररी है, और प्रेसिडेंट आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर सकता है बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 367 जो है वो आर्टिकल 366 के बाद आता है। आर्टिकल 366 इज रिलेटेड टू वेरियस डेफिनेशंस, और आर्टिकल 367 इज रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ वेरियस टर्म्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 371A में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया जा रहा है आर्टिकल 371 के तहत, दैट ऑर्डर कैन बी ऑफ एनी वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड, वो कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और उसी ऑर्डर के तहत 35A आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया था, अब एब्रोगेट भी किया गया। तो सबसे पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया आर्टिकल 370 सब क्लॉज 1 के तहत। उसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर पे अब आर्टिकल 367 भी लगेगा, और 367 के तहत जो इंटरप्रिटेशन था वो चेंज कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट का गवर्नर कर दिया गया, जिसके चलते क्या हुआ कि अब फिर आर्टिकल 373 को भी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया फॉर जम्मू एंड कश्मीर। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो वहाँ पे मेंशन था टर्म, वो बन गया लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ थी नहीं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट वहाँ रेटिफाई करेगा, वो भी था नहीं, और उसको इंटरप्रेट कर दिया गया एज गवर्नर, जो फाइनली हामी भर दिया, और आर्टिकल 373 भी फाइनली ऑपरेशनलाइज हो गया ऑन जम्मू एंड कश्मीर, जिसके तहत फिर आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। तो पूरा रूट है, पहले आर्टिकल 370 सब क्लॉज 1 के तहत प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, 367 के तहत इंटरप्रिटेशन चेंज किया गया, फिर फाइनली 373 को लागू किया गया ऑन जम्मू एंड कश्मीर, जिसके तहत फाइनली फिर 370 जम्मू कश्मीर से इनऑपरेटिव बना दिया गया। तो अगर ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि जो हाल में जो 370 को इनऑपरेटिव किया गया वो आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 के तहत किया गया, वो गलत स्टेटमेंट होगा। वो आर्टिकल 370 सब क्लॉज 1 के तहत किया गया है, आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 के तहत नहीं किया गया है। यहाँ पे यूपीएससी यही ट्रैप फिक्स करेगा। आपको अगर नहीं पता है कि मतलब आर्टिकल 370 को फाइनली इनऑपरेटिव किस मेथड के थ्रू किया गया है, वो क्या लॉजिक था आर्टिकल 370 सब क्लॉज 1 का, 367 का, 370 सब क्लॉज 3 का, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो डेफिनेटली जो इनऑपरेटिव बनाया गया वो आर्टिकल 370 सब क्लॉज 1 के थ्रू बनाया गया, आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 के तहत नहीं बनाया गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप आर्टिकल 370 के लैंग्वेज देखिएगा सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 3 में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जब तक अगर ये नहीं क्लियर हो रहा है तो डेफिनेटली मेंस में भी सवाल आएगा तो आप अच्छे से आर्ग्यू नहीं कर पाओगे, फिर वो बहुत ही लेम आर्ग्यूमेंट दोगे कि हाँ लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट को गवर्नर बना दिया गया, कैसे किया गया वो आपको अगर ये नहीं पता है आर्टिकल 370 सब क्लॉज 1 और उसके तहत कैसे आर्टिकल 367 में चेंज लाया गया, तो डेफिनेटली समझ में आना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मैंने क्लियर कर दिया, अब अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा इनर लाइन परमिट के बारे में, अब इनर लाइन परमिट ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। कुछ एरिया में आपका जाना मना होता है, अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको परमिट लेना होता है, परमिशन लेना होता है, तो डैट परमिशन इज एक्चुअली इनर लाइन परमिट। तो पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में इनर लाइन परमिट लागू था, अब मणिपुर में भी लागू कर दिया गया है। और इनर लाइन परमिट एक एक्ट के तहत दिया जाता है, डैट इज बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873। और जहाँ जहाँ इनर लाइन परमिट है उस पर्टिकुलर स्टेट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट वाज क्रिएटेड बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। जोनल काउंसिल्स भी होते हैं, डैट वाज क्रिएटेड बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और जोनल काउंसिल में जो चेयरमैन होता है वो इंडिया का होम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट इज इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 डिस्कस करता है, सो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। इट वाज फर्स्ट सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1990। एक रिकमेंडेटरी बॉडी है जो इंटर स्टेट, सेंट्रल स्टेट या सेंट्रल यूनियन स्टेट रिलेशनशिप के बारे में कुछ रिकमेंड करता है। इसका जो चेयरमैन होता है, ये परमानेंट बॉडी नहीं है,
और इसका जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद हाल में दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया था, बस इतना ही पता होना चाहिए। क्योंकि यूनियन टेरिटरी कितने हैं, तो अभी 8 यूनियन टेरिटरी हैं। पहले 7 थे, फिर 2 क्रिएट किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 9 हुए, फिर मर्ज कर दिया गया, तो अब 8 हो गए। 6th शेड्यूल के बारे में मैं अगर बताऊं तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो आर्टिकल 338 कवर करता है, वो रिकमेंड किया है कि लद्दाख को भी 6th शेड्यूल के तहत कवर कर लेना चाहिए। अब आर्टिकल 5 सॉरी शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 को आपको डिटेल में ऐसे भी देखना है लक्ष्मीकांत में, काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। शेड्यूल 6 में टोटल 4 स्टेट्स आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और जो भी शेड्यूल 6 में आता है वहाँ पे क्या, उन स्टेट्स में क्या होते हैं कि सारे स्टेट में नहीं, जो ट्राइबल एरिया होता है वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं, यानी काउंसिल्स के पास एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है, लेजिस्लेटिव पावर भी होती है, टैक्स कलेक्टिंग पावर भी होती है, जुडिशियल पावर भी होती है, तो इसीलिए इनको स्टेट्स इन मिनिएचर भी कहते हैं। और उसके अलावा जो ये जो पावर होती है, ये होती है विद रिस्पेक्ट टू माइनर वाटर बॉडीज और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और माइनर मिनरल्स। और इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में टोटल 30 मेंबर होते हैं, जिनमें 4 गवर्नर नॉमिनेट करता है। उसके अलावा जजेस से रिलेटेड ट्रांसफर ऑफ जजेज, एडिशन ऑफ जजेज, एक्टिंग चीफ जस्टिस, प्यूने जज, ये सब आप लक्ष्मीकांत में देख लीजिएगा, यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अब रीजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्रिएट किया जा सकता है। आर्टिकल 130 ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट में सिट एट प्लेसेस अदर देन दिल्ली ऑन द ऑर्डर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रीजनल बेंच भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राम न्यायालय। अब क्या है कि यूपीएससी ने 2016 में इससे रिलेटेड सवाल पूछा था। अब यूपीएससी ने पूछा था तो विजन भी कवर कर रहा है, ना ही लक्ष्मीकांत में ग्राम न्यायालय से रिलेटेड कोई चैप्टर था, लेकिन पूछने के बाद उन्होंने भी एक चैप्टर डाल दिया। अब ग्राम न्यायालय से पहले एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक होता है फॉर्मल कोर्ट का स्ट्रक्चर, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, और एक होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, एडीआर मैकेनिज्म्स, जिसके तहत लोक अदालत आ गए, और एक होता है क्वाज़ी जुडिशियल मैकेनिज्म, जिसके तहत ट्राइब्यूनल्स वगैरह आ जाते हैं। जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जिसके तहत पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसी फॉर्मल स्ट्रक्चर में चौथा टियर हो जाता है ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय एक टियर है, 4th टियर ऑफ जुडिशरी बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये एक एडीआर मैकेनिज्म नहीं है, ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म नहीं है। अब ग्राम न्यायालय में क्या होता है कि कुछ रिकॉन्सिलिएशन या फिर एडजुडिकेशन, थोड़ा एडीआर मैकेनिज्म भी थोड़ा अलाउ कर देते हैं, और साथ में ये सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस दोनों पे अप्लीकेबल होता है। अब नालसा वो एक्ट है 1987 का, इसके तहत लोक अदालत वगैरह बनाए जाते हैं, ये भी लक्ष्मीकांत में आप कवर कर लोगे। जो चीज़ लोग बाग मिस कर जाते हैं वो ये है कि जो लोक अदालत का जो जजमेंट होता है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है। लोक अदालत दे आर एडीआर मैकेनिज्म्स, नॉट फॉर्मल कोर्ट्स। अब नए रूल्स बनाए गए हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस फॉर द ट्राइब्यूनल्स, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाए हैं, तो ठीक है, बस बनाए हैं, बस आपको पता होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट का ये एक प्रोजेक्ट है, जीरो पेंडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट, बस ये पता होना चाहिए फैक्चुअली आपको, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जा सकता है। क्यूरेटिव पिटिशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लड़े और हार गए, उसके बाद फर्दर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट एक रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं, और वो रिव्यू पिटिशन जो होता है ये आर्टिकल 137 में मेंशन्ड है। अब रिव्यू पिटिशन में भी आप हार गए तो फिर उस रिव्यू पिटिशन के अगेंस्ट भी आप एक पिटिशन डाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्यूरेटिव पिटिशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, ये 2002 में एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था, रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा एंड अदर केस, उसमें यहाँ से ये उभर के आया क्यूरेटिव पिटिशन। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स को कहा है कि इसको सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ठीक है, कोई खास न्यूज़ में नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये देख लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। अब होता क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत आप जाएंगे बैंक में, पैसे देंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे, फिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम इशू कर देंगे, तो पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता चल पाएगा कि ये बॉन्ड जो आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, किस बंदे से आया है।
तो एक तरह से फ़ायदा ये है कि पहले क्या होता था कि पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी हैरेस करते थे इंडिविजुअल्स को या फिर कॉरपोरेट बंदों को कि आप चंदा दो, तो अब पता ही नहीं चलेगा, तो हैरेसमेंट कम हो जाएगा, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि ओपिकनेस आ गई, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसको कितना फंड दे रहा है। यूएस में कौन सा बिजनेसमैन किस पॉलिटिकल पार्टी को फंड करता है क्लियरली हर किसी को पता होता है। अब इंडिया में वो है नहीं, वो ओपिकनेस रही, तो ये डेमोक्रेसी के लिए, फंक्शनिंग के लिए सही नहीं है। इलेक्शन में जब फंडिंग हो रही है तो वो जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब हाल में एक रिपोर्ट आई थी कि लगभग 6,000 से 7,000 करोड़ लगभग पॉलिटिकल पार्टीज को गए हैं फ्रॉम द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। बीजेपी को सबसे ज़्यादा गए थे, ठीक है, तो अब ये रिपोर्ट उतना काम का नहीं है। उसके अलावा पहले एक रूल था कि अगर कोई भी कंपनी है तो उनका जो एक साल में जितना जो एनुअल प्रॉफिट होता है उसका 7.5% से ज़्यादा वो पॉलिटिकल चंदा नहीं दे सकते हैं। इस रूल को भी हटा दिया गया, अब कितना भी चंदा दे सकते हैं कंपनी वाले। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज हैरास कर सकती है कंपनीज को कि आप चंदा और भी ज़्यादा दो, क्योंकि इस रूल को भी हटा दिया गया है। और जो यहाँ पे अमाउंट है ये 10 के मल्टीपल्स में होता था, 1, 10, 100, 1000, 10,000, इसी के मल्टीपल में इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू किया जाता है और इसका सेल्फ लाइफ होता है 15 दिन। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की एक पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया है। और नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का स्टेटस किस बुनियाद पे दिया जाता है ये इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया है, तो काफ़ी फैक्चुअल है, लक्ष्मीकांत में दिया गया है, बस आप वो याद कर लीजिएगा और लास्ट वीक में रिवाइज भी कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूज़ में तो मे भी हो सकता है कि यूपीएससी पूछ ले। और इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर दे। एक बार रजिस्टर कर दिया तो वो डी रजिस्टर नहीं कर सकता है। डेलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होता है कि लोकसभा हो चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, तो कंस्टिट्यूंसी की बाउंड्री डिमार्केट करनी होती है, तो वो डिमार्केशन डेलिमिटेशन कमीशन करता है। अभी तक टोटल 4 ऐसा डेलिमिटेशन कमीशन गठित किया जा चुका है, ये पार्लियामेंट करता है। और इनका जो फाइनल जो इन्होंने बाउंड्रीज डिमार्केट किया, तो उससे रिलेटेड केस सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हियर कर सकता है। जो भी डेलिमिटेशन कमीशन जो भी फाइनल जो बाउंड्री डिमार्केट करता है, तो उससे रिलेटेड केस सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकता है, ये फुल एंड फाइनल हो जाता है। आर्टिकल जो कवर्ड होता है वो आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170। अभी तक टोटल 4 डिलिमिटेशन कमीशन बनाए जा चुके हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जो ईवीएम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, दे आर नॉट इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट। तो बस ये जजमेंट आपको पता होना चाहिए। अमेंडमेंट टू द आरटीआई एक्ट। अब हुआ क्या था कि पहले जो आरटीआई एक्ट था उसके तहत जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स वगैरह हुए या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हुए, तो उनकी जो सर्विस कंडीशन है, सैलरी है, ये एक्ट में मेंशन होती थी। पर अब अमेंडमेंट किया गया, बोला है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सैलरी और सर्विस कंडीशंस, स्पेशली सर्विस कंडीशंस। तो अभी क्या है कि ये जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सब फ्री और इंडिपेंडेंट वे में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हैरस भी कर सकती है, क्योंकि बस अब गवर्नमेंट के ऊपर पावर आ गई है। तो अब यही कहा जा रहा है कि जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स फ्री और इंडिपेंडेंट वे में काम नहीं कर पाएंगे, तो डैट विल हैम्पर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये जजमेंट दिया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ही इज ऑल्सो पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। तो आपको ये जजमेंट बस पता होना चाहिए कि मेंस में भी कोर्ट कर सके और प्रीलिम्स में भी आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ये एक्ट वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमन राइट्स एक्ट वगैरह यूपीएससी नहीं पूछती है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड देख लेते हैं। यहाँ जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 262 है, इसके 2 सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, अगर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। और आर्टिकल 262 सब क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो ये भी बोल सके कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं रहेगा इन ऑर्डर टू एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। उसके बाद पार्लियामेंट ने रिवर बोर्ड्स एक्ट ऑफ 1956 भी बनाया है। इसको भी आज तक इम्प्लीमेंट सही से नहीं किया गया है, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया है, कोई भी रिवर बोर्ड अभी तक नहीं बना है। और इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956, इसके तहत पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट से वो पावर खींच ली कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिस्प्यूट को इंटरटेन नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट करता है अंडर आर्टिकल 136, दैट इज एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
उसके अलावा यहाँ पे बिल भी पेंडिंग है, अब ये बिल से रिलेटेड यूपीएससी सवाल नहीं पूछेगा। और फिर उसके अलावा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये सब देख लेते हैं। तो पूरा कहानी को ही अच्छे से देख लेते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, फिर सिक्स्थ शेड्यूल, इनर लाइन परमिट, एनपीआर, सेंसस, आधार, एनआरसी, असम में जो एनआरसी हुआ, पूरा इशू कोई असम अकॉर्ड, ये पूरा एकदम इंटरलिंक कंसेप्ट है, तो उसको सबसे पहले अच्छे से देख लेते हैं। हुआ ये था, सबसे पहले असम में एनआरसी का इशू से रिलेटेड पहले देखते हैं। तो बांग्लादेश से काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स असम आते थे, जिसके चलते असम में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस होने लगता था बिटवीन असमीज़ एंड द इमिग्रेंट्स। ये काफ़ी पॉलिटिकल मुद्दा भी उठने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि एक असम अकॉर्ड साइन किया गया था। असम अकॉर्ड साइन किया गया था 1985 में, और उस असम अकॉर्ड के तहत ये कहा गया कि जो 1971 से पहले जो बांग्लादेशी इंडिया में आए हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन 1971 के बाद जो आए हैं आफ्टर 25 मार्च 1971 उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी और उनको इंडिया से बाहर निकाला जाएगा। अब उसी असम अकॉर्ड को सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए असम में एनआरसी भी कंडक्ट की गई थी, और अभी भी लगभग 19 लाख लोग उस लिस्ट से बाहर है। तो फाइनली उनका मैटर अभी भी कोर्ट्स में, दैट इज़ फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है। उसके अलावा फिर नेशन वाइड एनआरसी वगैरह की भी बात सोची गई। तो तब तक क्या हुआ, उससे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया। अब क्या है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो चैप्टर है वो थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि सिटीजनशिप से रिलेटेड यूपीएससी सवाल पूछ सकता है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था। अब जो फंसाने का तरीका ये होता है कि मैं कहूँ कि इंडिया में सिटीजनशिप 5 तरीके से ली जा सकती है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय 2 और मेथड से। तो इन 5 तरीके से ली जा सकती हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। एक ये स्टेटमेंट मैं दे दूं, ये गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं है। ऐसा सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में मेंशन है। आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी आर्टिकल्स है सिटीजनशिप से रिलेटेड, फ्रॉम आर्टिकल 16 to 11, तो आर्टिकल 6 to 10 ये बोलता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम में कौन कौन सिटीजन होंगे। उसके बाद आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को ये पावर दे सकता है कि आप बताएं कि सिटीजनशिप किनको किनको मिलनी चाहिए, किनको नहीं मिलनी चाहिए। उसके तहत पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट पास किया 1955 का। उसके तहत वेरियस क्राइटेरियाज है कि किस कंडीशन में सिटीजनशिप मिल सकती है, किस कंडीशन में आप सिटीजनशिप लूज कर लोगे। तो ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन्ड है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे ट्रैप सेट किया जा सकता है सिटीजनशिप से रिलेटेड। और अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देख लेते हैं, जल्दी में रिवाइज कर लेते हैं। 3 कंट्री से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 कंट्री से अगर आप 6 कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, डेट इज़ हिंदू, क्रिश्चियंस, सिख, जैन, पारसी एंड बुद्धिज़्म, और अगर आप इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हो, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी 5 साल में इंस्टेड ऑफ 11 ईयर्स विच इज़ रिक्वायर्ड। तो इन 3 कम्युनिटीज, सॉरी इन 6 कम्युनिटीज से हो, इन 3 कंट्रीज से हो, और इंडिया 2014 से पहले आए हो, तो आपको 11 साल के बजाय 5 साल में सिटीजनशिप मिल जाएगी। बस इतना ही कहना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। अब मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, तो पूरा हो हल्ला डिबेट हो रहा था सेकुलरिज्म, आर्टिकल 14 वगैरह का, तो वो तो आप डेफिनेटली फॉलो किए ही होंगे। अब क्या है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो 6th शेड्यूल एरियाज पे अप्लीकेबल नहीं होगा, और उन स्टेट में भी अप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पे इनर लाइन परमिट लगता है। तो 6th शेड्यूल और इनर लाइन परमिट को मैंने डिस्कस कर ही लिया है। अब जो अलग जो कंसेप्ट आ रहे हैं वो है सेंसस, एनपीआर, एनआरसी, आधार। ये सब क्या है, इन सब में डिफरेंस क्या है, तो इन सब को मैं क्लियर कर देता हूँ। सेंसस के बारे में मैं बात करूँ तो जो सेंसस होता है वो सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के तहत होता है। एनपीआर और एनआरसी जो होता है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत 2003 में एक रूल्स बनाए गए थे, उस रूल्स के तहत एनपीआर और एनआरसी होता है। और आधार तो डेफिनेटली आधार एक्ट के तहत, पहले आधार किसी एक्ट के तहत कवर नहीं था, लेकिन अब तो एक्ट बना दिया गया तो आधार एक्ट के तहत कवर होता है। तो ये सारे एक्ट्स हुए। अब क्या है कि सेंसस में केवल डेमोग्राफिक डेटा होता है, कोई बायोमेट्रिक डेटा नहीं लिया जाता है। जब सेंसस कंडक्ट किया जाता है, एक फॉर्म होता है, आपको भरना होता है, केवल डेमोग्राफिक डेटा होता है, कोई भी बायोमेट्रिक डेटा नहीं लिया जाता है सेंसस में। और सेंसस हर 10 साल में होता है। सबसे पहले 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम में, उसके बाद हर 10 साल में होता है। और उसके अलावा एनपीआर की बात करें और एनपीआर और एनआरसी के बीच में डिफरेंस देखें
तो ये तुम्हें बता दिया कि ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत जो 2003 का रूल्स है उसके तहत होता है, एनपीआर भी एनआरसी भी। एनपीआर में रेसिडेंट्स होते हैं, एनआरसी में सिटीजन्स होते हैं। तो एनपीआर में रेसिडेंट्स का डेटा जो हुआ, उनमें जो जो सिटीजन्स नहीं है उनको हटा के जो फिर लोग बच गए वही वहीं से एनआरसी बन जाएगा। एनपीआर एनआरसी में दोनों बायोमेट्रिक डेटा भी होता है और डेमोग्राफिक डेटा भी होता है। अब एनपीआर में रेसिडेंट्स होते हैं, एनआरसी में सिटीजन्स होते हैं। अब एनपीआर में रेसिडेंट्स होते हैं, तो रेसिडेंट्स कौन होते हैं? जो लास्ट 6 महीने से इंडिया में रह रहे हैं या फिर आने वाले 6 महीने इंडिया में रहना चाहते हैं, तो वो लोग रेसिडेंट्स कहलाएंगे। इसके अलावा पहली बार एनपीआर इंडिया में 2010 में हुआ था, ये दूसरी बार एनपीआर होगा। कोई पहली बार नहीं हो रहा है, केवल हो हंगामा जो हो रहा था, बहुत लोगों को लग रहा होगा पहली बार हो रहा है, नहीं, 2010 में भी एनपीआर हो चुका है, ये दूसरी बार एनपीआर होगा। और एनआरसी सबसे पहले इंडिया में 1951 में हुआ था, और दूसरी बार असम में अभी हो रहा था, जो फाइनली 19 लाख लोग अभी भी लिस्ट में नहीं रहे। तो 2 बार एनआरसी भी हो चुका है अभी तक। उसके अलावा आधार जो है, आधार में भी बायोमेट्रिक डेटा होता है और डेमोग्राफिक डेटा होता है, वो आधार एक्ट के तहत कवर होता है। तो एक बार यूपीएससी ने 2014 के मेंस में सवाल पूछा था कि ऑलरेडी आधार है तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और आधार दोनों को मेंटेन करना जरूरी है कि नहीं करना है, कि क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आपको अगर डिटेल में आधार और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में पता है तो काफ़ी अच्छे से उस क्वेश्चन को भी आप टैकल कर सकते थे। असम अकॉर्ड भी मैंने बता दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी मैंने आपको बता दिया। शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट से रिलेटेड है कि अब होता क्या है कि शेड्यूल ट्राइब एससीज और एसटीज, ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये काफ़ी मिसयूज होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल भी दे दिया जाना चाहिए, और जब भी कोई केस कर रहा है कोई एससी और एसटी नॉर्मल सिटीजन के अगेंस्ट, तो पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, फिर उसके बाद अरेस्ट होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो काफ़ी हो हंगामा हुआ, और फिर पार्लियामेंट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को पलटने के लिए एक इस पर्टिकुलर एक्ट का अमेंडमेंट पास कर दिया कि एंटीसिपेटरी बिल नहीं होना चाहिए और कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। और फिर फाइनली ये पास भी हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो पार्लियामेंट ने किया वो सही किया, तो सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले जजमेंट से पलट चुका है। तो फाइनली अभी कोई एंटीसिपेटरी बिल का प्रोविज़न नहीं है इस एक्ट में, और कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का भी प्रोविज़न नहीं रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रीवियस जजमेंट था उसको पलट दिया जा चुका है। जो प्रीवियस जजमेंट था वो काशीनाथ महाजन केस था, सुभाष काशीनाथ महाजन केस। तो आपको ये केस अगर कभी आपको कोट करना हो मेंस के आंसर में, तो डेफिनेटली आप याद कर सकते हो। उसके अलावा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड जल्दी में देख लेते हैं। आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151 डिस्कस करता है कैग के बारे में। 6 साल तक या 65 साल तक रह सकता है कैग। He can resign from office after giving a resignation letter to the president. He can be removed by president on grounds of proved misbehavior or incapacity. Further office ये के लिए एलिजिबल नहीं है। इसको हटाया वैसे ही जा सकता है इनको, जैसे एक जज को हटाया जा सकता है। उसके अलावा हिज एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और कैग जो रिपोर्ट पेश करता है प्रेसिडेंट को, फाइनली वो पार्लियामेंट में भी पेश किया जाता है। और उसके बाद कैग एक्ट्स एज गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब लोकपाल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 5 साल बाद तो पहली बार, तो 5 साल क्या 6 साल बाद तो पहली बार लोकपाल बनाया गया। और उसके बाद प्रोसिक्यूशन विंग होती है जो प्रोसिक्यूट करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन अंडर द लोकपाल, वो अभी तक नहीं बनाया गया है। मतलब लोकपाल बन गया लेकिन अभी तक प्रोसिक्यूशन विंग नहीं बना है। तो ये इस न्यूज़ पीस का कहना है कि अभी तक जो लोकपाल एक्ट है वो सही से ऑपरेशनलाइज ऑन ग्राउंड नहीं हुआ है। 22nd लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया है। लॉ कमीशन का टर्म 3 साल होता है। ये नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहली बार लॉ कमीशन 1833 में बनाया गया था लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में, और उसी के बुनियाद पे फिर 1860 में इंडियन पीनल कोड पास हुआ था। और फिर पहला जो लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया का था उसको हेड किए थे MC सेतलवद। अब उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, तो बस 1964 में बनाया गया था। उस समय तो ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, संथानम कमेटी के बोलने पे बनाया गया था। 2003 में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिल गया क्योंकि एक एक्ट पास किया गया था। प्रेसिडेंट बनाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। ये 4 साल तक रह सकते हैं या फिर 65 ईयर्स, और ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। और प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है CVC को फ्रॉम द ऑफिस अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, और वही सर्कमस्टांसेस है जिस केस में UPSC के मेंबर को भी रिमूव किया जा सकता है। तो UPSC भी जो चीज़ लागू होती है रफली इसी पे भी लागू होती है।
क्योंकि दोनों का लगभग सेम स्टैचर है। बस ये है कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन सीबीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के 10 साल पूरे हो चुके हैं। 2002 का एक एक्ट था, कम्पटीशन एक्ट ऑफ 2002, उसी के तहत इस बॉडी को बनाया गया था। ये फेयर कम्पटीशन इन द मार्केट इंश्योर करता है। यूनियन मिनिस्ट्री सारे स्टेट से प्रपोजल्स ले रही हैं रिगार्डिंग अमेंडिंग द इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो बस ये न्यूज़ में था, तो बस आपको ये पता होना चाहिए। ये न्यूज़ में इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, अब है क्या कि एक शिलोंग डिक्लेरेशन है रिगार्डिंग ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस में होता क्या है कि हर मिनिस्ट्री का अपना एक वेबसाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट अलग काम कर रहे हैं। सारे के कोहेजन के लिए कि सारे स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सारे मिनिस्ट्री एक साथ आ सके एक ई गवर्नेंस चैनल पे, तो उसके लिए ये क्रिएट किया गया है इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। बस आपको ये पता होना चाहिए। जन सूचना पोर्टल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। ये आरटीआई से रिलेटेड एक पोर्टल है राजस्थान गवर्नमेंट का, तो बस आपको ये पता होना चाहिए। गुड गवर्नेंस इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन ये क्रिएट किया है। और गुड गवर्नेंस डे के दिन जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 इंडिकेटर को यहाँ पे यूज़ किया गया और वेरियस स्टेट्स को रैंक किया गया है। स्टेट्स 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, बिग स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स और यूटीज़। बिग स्टेट्स में टॉप किया है तमिलनाडु ने, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में टॉप किया है हिमाचल प्रदेश ने, और यूटीज़ में टॉप किया है पौंडीचेरी ने। एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है। इंडिया की इसमें रैंक 80th थी। बस इतना ही जानना है, इसके अलावा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल एनजीओ है। 30 जून 2020 तक लास्ट डेडलाइन है टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं इनिमी प्रॉपर्टी। इनिमी प्रॉपर्टी वैसी प्रॉपर्टी है जैसे लेट से जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, तो वो इंडिया के लिए इनिमी हुए, और वो जो प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे दैट विल बी इनिमी प्रॉपर्टी। तो उनका कस्टोडियन सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अब लेट से जो यहाँ पे छोड़ के चले गए तो उनके बेटे को भी वो प्रॉपर्टी अब नहीं मिलेगी, वो हेयर्स में भी ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे या बेच सकती है, बेच के पैसे कमा सकती है, या रेंट पे भी चढ़ा सकती है। तो हाल में ही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी फॉर्म की थी कि सच दैट उन्हें एनिमी प्रॉपर्टी जो जिनको अभी तक नहीं बेचा गया उनको कैसे बेचें। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम न्यूज़ में था क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने लखनऊ में और नोएडा में कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया है। अब 2 तरह का सिस्टम होता है पुलिस सिस्टम, एक होता है डुअल सिस्टम, एक होता है कमिश्नरेट सिस्टम। डुअल सिस्टम में क्या होता है, नॉर्मल जो पुलिसिंग होता है वो एसपी करता है, लेकिन जो स्पेशल पावर्स होती है, मैजिस्टेरियल पावर्स लाइक प्रिवेंटिव अरेस्ट या 144 लगाना, कर्फ्यू लगाना, वो डीएम करता है। तो यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व है, एसपी भी डीएम भी इन पुलिसिंग। कमिश्नरेट सिस्टम में क्या होता है कि केवल पुलिस ऑफिसर ही के पास सारी पावर होती है। तो जो भी पावर प्रिवेंटिव अरेस्ट से रिलेटेड हुई, 144 लगाने से रिलेटेड हुई, कर्फ्यू लगाने से रिलेटेड हुई, सारे पुलिस ऑफिसर्स के पास ही होती है, डीएम के पास पावर वो नहीं होती है। तो डुअल सिस्टम का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे एसपी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है डीएम, तो ये एक फ़ायदा है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अगर डीएम और एसपी के बीच में नहीं बनेगी तो प्रॉब्लम हो जाती है और काफ़ी टाइम लग जाता है डिसीजन लेने में। तो बड़े बड़े शहर में क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लगे तो दिक्कत है, इसलिए बड़े शहर में कमिश्नरेट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। जैसे दिल्ली में कमिश्नरेट सिस्टम है, लखनऊ, नोएडा, यूपी में अब कमिश्नरेट सिस्टम स्टार्ट हो गया है। ब्रू कम्युनिटी न्यूज़ में थी। ब्रू कम्युनिटी के बारे में क्या है कि ये मिजोरम में रहती थी, आसपास के स्टेट्स में भी रहती है, लेकिन मेजरली ये मिजोरम में रहती थी। 1997 में मीजोज और ब्रू के बीच में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ था, जिसके चलते कुछ ब्रू कम्युनिटी के लोग मिजोरम से उठ के त्रिपुरा में आ गए। त्रिपुरा में इसी कम्युनिटी को रियांग कहते हैं। अब लोकल कम्युनिटीज़ और ब्रू के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा हड़प झड़प होने लगी। तो अब क्या हुआ कि हाल में ही त्रिपुरा गवर्नमेंट, मिजोरम गवर्नमेंट, ब्रूज, इंडियन गवर्नमेंट सब मिल के आए और एग्रीमेंट साइन किए, जिसके तहत ब्रूज को त्रिपुरा में ही कुछ लैंड मिल जाएगा, राशन कार्ड मिल जाएगा, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा कि उनका लाइवलीहुड अब अच्छे से चल सके। कहाँ पे? त्रिपुरा में। तो बस ये था। डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करता है, और ये डेमोक्रेसी को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज करता है: फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजीम और ऑथोरिटारियन रिजीम। तो इंडिया एक फ्लॉट डेमोक्रेसी है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। सेंट्रल एडवर्स लिस्ट सेंटर मेंटेन करता है कि जो भी लोग खालिस्तानी मूवमेंट में सपोर्ट किए थे उनका नाम इस लिस्ट में है। तो 312 सिख फॉरेन नेशनल को इस लिस्ट से हटा दिया गया है। तो बस यही न्यूज़ था। वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ वैसी प्रॉपर्टी होती है, वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। तो कुछ मुस्लिम्स नीडी और पुअर लोग के लिए कुछ प्रॉपर्टी डोनेट करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी कहलाती है। वो मूवेबल भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है,
और इमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल इमूवेबल दोनों ही हो सकती है। तो उनको रेगुलेट करने के लिए कि कैसे यूज़ किया जाएगा वक्फ को, तो वक्फ बोर्ड होता है। तो यही वक्फ प्रॉपर्टी की अब जियो टैगिंग की जाएगी, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, बस दैट इज़ ऑल। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 में पास किया गया था। अब क्या है कि कोई भी अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, टेम्पल है, चाहे मॉस्क है, तो आज़ादी के टाइम में जो उसका स्टेटस था वही स्टेटस रहेगा। इसका मतलब लेट से डिस्प्यूटेड अगर कोई है कि वो एरिया में अगर टेम्पल है लेकिन डिस्प्यूट चल रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच में, तो 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस समय उस जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो कैरेक्टर था वो वही मेंटेन रहेगा। ये एक्ट इंश्योर करता है। 1991 में ये एक्ट पास हुआ था। तो अयोध्या को इस एक्ट से बाहर रखा गया था। अगर अयोध्या को इस एक्ट के भीतर रखा जाता तो डेफिनेटली जो बाबरी मस्जिद वाला एरिया था वो मुस्लिम्स का ही होता, क्योंकि 1947 में भी वो बाबरी मस्जिद इंटैक्ट था और उसका कैरेक्टर मुस्लिम था। तो अयोध्या को इस पर्टिकुलर एक्ट के बाहर रखा गया था। तो बस ये पता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया था अयोध्या जजमेंट, उसमें इस पर्टिकुलर एक्ट का मेंशन था, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। सो सारा डिस्कशन हो चुका है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।